पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें इसके बारे में बहुत चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों पे हनन है। एक समाज या देश जो मौलिक अधिकारों पे हनन होने दे, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। और 19(1)A पे आरटीआई से शुरू होके अब फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी आ गया है। मेरे हिसाब से पहला बार आरटीआई पे किया गया था आदित्य बंदोपाध्याय के केस में, वो सुप्रीम कोर्ट ने किया था। और ये भी हमें समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आरटीआई शुड नॉट बी अलाउड टू डैमेज द पीस, हार्मनी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। मेरे हिसाब से ऐसा विधान टेररिस्ट के लिए औचित है, फंडामेंटल राइट इस्तेमाल करने वालों के लिए नहीं, बिल्कुल गैर उचित है। और इसका कोई एविडेंस नहीं था, कोई पुरावा नहीं था। अनफॉर्चुनेटली हम सब लोग चुप रहे। मैं अपने आप को भी दोष देता हूँ, हम सबको दोष देता हूँ कि हम लोग चुप रहे। ये सोच के कुछ लोगों से बात हुई मेरी, उन लोगों ने कहा ये बात भूल जाएंगे। ये बात कोई भूला नहीं है, बल्कि बार बार ये बात आती है। खैर, अब सवाल है कि क्या करें। मेरा असेसमेंट है, ये कमिश्नर के तौर पे नहीं, मेरा आरटीआई के एक वर्कर के तौर पे असेसमेंट ये है कि कोर्ट में शायद हम मार खाएंगे। शायद, नक्की नहीं कह सकते, मगर बहुत सारे कोर्ट के जजमेंट्स जो देखे हैं वो पॉजिटिव नहीं है आरटीआई के लिए। तो कोर्ट क्या निर्णय देगी ये बोल नहीं सकते। और अगर कोर्ट ने विपरीत निर्णय दिया, हम कोर्ट में गए तो फिर वो मामला बहुत मुश्किल हो जाता है पब्लिक को भी कन्विंस करने का। ये बहुत कठिन है। आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी, बट इसके लिए उपाय मेरे हिसाब से पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना है। अनफॉर्चुनेटली एक भाई साहब थे अपने आरटीआई मूवमेंट में जो बहुत ही जबरदस्त थे पब्लिक मूवमेंट क्रिएट करने में। वो अब चीफ मिनिस्टर बन गए, उनको आरटीआई से कोई लेना देना नहीं है। बड़े अच्छे मित्र हैं, बट वो अच्छा काम कर रहे हैं शायद, मगर आरटीआई से आज ऐसा कोई बचा नहीं है जो पब्लिक मूवमेंट क्रिएट कर सके। और एक तरीके से भी हम कोशिश कर सकते हैं कि नेटवर्किंग, आरटीआई ये वेब पे बहुत बड़ा एक साधन बन गया है। कैसे इसको वायरल करना वगैरह मैं नहीं जानता हूँ, मगर अगर हम कुछ लोगों को ऐसे कांटेक्ट करें, यंग लोगों को, यहाँ पे जो है यंग बहुत कम है मेरे हिसाब से, जो 20-30 साल के लोग हैं वो काफी होशियार होते हैं इसमें। अगर हमको उनका साथ मिल जाए तो शायद हम इसको वायरल कर सकते हैं और लाखों लोग इस बात की चर्चा कर सकते हैं। तब शायद कुछ होगा। मेरे हिसाब से कोर्ट्स में जाना, शायद विपरीत अगर निर्णय आए अपने, या वो लटक रहे सालों साल, तो बड़ा नुकसान हो सकता है अपनी मूवमेंट के लिए। पब्लिक मूवमेंट कैसा करने का मुझे नहीं पता है, मेरे पास क्षमता भी नहीं है वो करने की। क्षमता अगर आप लोगों में है, 25-50 लोग जुड़ के अगर। हाँ जी शैलेश जी, जो पहले मैंने प्रेजेंटेशन किया था वो आपको भेजूंगी। उसमें एक स्लाइड पूरी है कि इस मुद्दे पे लेके अभी तक क्या क्या किया है। कोर्ट वाला अभी शायद आप अभी जुड़े तो शायद पहले वाला आपने सुना नहीं होगा। तो मैं वापस रिपीट करती हूँ। वापस रिपीट करती हूँ। जैसे पंकज जी ने भी कहा कि वो मीटिंग जो हुई थी उसके बाद कमीशन के साथ लंबी मीटिंग हुई थी, जिसके बारे में मैंने मेरे प्रेजेंटेशन भी कहा था। और उन्होंने ये कहा था हमें इसकी पावर है, और कौन से सेक्शन में पावर है बोला तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन ये कहा था कि हमें पावर है। उसके बाद उनके साथ जो बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा कि ये जो एप्लीकेंट है वो बहुत खराब है, आप अगर उनकी साइड लोगे तो आप भी बदनाम हो जाओगे। आप मतलब एज अ क्रेडिबल आरटीआई एक्टिविस्ट का ग्रुप जो है वो भी पूरा बदनाम हो जाएगा। आप थोड़ा सोचे इसमें इस तरीके से स्टैंड लेने के लिए। ये कमीशन की साइड हुई। जो आरटीआई एकता मंच करके जो गुजरात में ग्रुप बना, उसकी हिसाब से जो ये तय हुआ कि ये दो जो कमिश्नर्स हैं उनको हम एक तरीके से हम बॉयकॉट करेंगे। यानी उनके अगर कोर्ट में केस आता है तो एप्लीकेंट चिट्ठी लिखता है चीफ को कि मुझे यहाँ पर केस ही नहीं चलाना है, क्योंकि ये जो एप्लीकेंट है, ये जो कमिश्नर है वो आरटीआई का ही गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और उनको पावर नहीं है, ऐसे ऑर्डर पास कर रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं है और मेरा केस दूसरी जगह चलाओ। अब उसमें दूसरी जगह चलाया तो नहीं, दूसरी जगह ट्रांसफर तो नहीं हुआ केस, लेकिन इसका एक परिणाम दिखाई दिया, क्योंकि वो एप्लीकेंट जो गए थे उन्होंने कहा कि अभी सुनते हैं, मतलब वो दोनों कमिश्नर हमें सुनते हैं। पहले जिस तरीके से धमकाते थे हर एक को कि भाई क्यों किया, कितना किया, क्यों मांग रहे हो इन्फॉर्मेशन, इतने सारे आरटीआई किए, मैं ब्लैकलिस्ट करूंगा,
इस तरीके का जो बर्ताव कमिश्नर का एप्लीकेंट के खिलाफ था वो कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल में आया है, ऐसे हुआ तो वो एक कारगर साबित हुई। हालांकि और कोई बड़ी मूवमेंट यहाँ पर नहीं खड़ी हुई है, लेकिन ये इसके बारे में सोच कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं सब मिलके कि क्या मतलब, और सब लोग सोच रहे हैं कि क्या इसमें कर सकते हैं। और कोर्ट के मामले में तो बहुत ही लंबी अभी तक हमारी बातचीत हुई है। मैं वापस क्रिस्प में बताती हूँ आपको। एमएजीपी इसमें हाईकोर्ट में गए थे। एमएजीपी का, जैसे पंकज भाई ने बताया कि एमएजीपी के साथ जुड़े हुए पुनीत भाई ने कहा था कि इसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन एमएजीपी के साथ ही जुड़े हुए हर्ष जो एडवोकेट हैं और दूसरे एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि इसमें जाना चाहिए। तीनों 4 एप्लीकेंट उस टाइम पे अपना नाम डालने के लिए तैयार नहीं थे, तो चारों के बिहाफ पे एमएजीपी उस कोर्ट में गया। पीआईएल होनी चाहिए या दूसरा एप्लीकेशन होना चाहिए, मुझे नहीं पता टर्मिनोलॉजी क्या होती है, लेकिन वो बहस बहुत लंबी चली और हमारे जो एडवोकेट थे वो एडवोकेट का वो कहीं ना कहीं वो ओपिनियन बना कि पीआईएल के बजाय इसमें जाएं। अब ये एक एडवोकेट ये जरूर कह सकता है कि ये एडवोकेट का जो सही ओपिनियन था वो गलत था। 2 डॉक्टरों के ओपिनियन भी अलग गलत होते हैं, कभी कभी अलग होते हैं और कभी 2 वकीलों के भी अलग होते हैं। उस टाइम पे उनको सही लगा इसलिए उन्होंने वो कहा किया, और जिसमें बहुत गलत परिणाम आया। एमएचपी के ऊपर फाइन हुआ, वो फाइन को रिड्यूस करने के लिए जब रिक्वेस्ट किया तब 10,000 रिक्वेस्ट किया। बहुत हार्श कमेंट किए गए ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो एक्चुअली पब्लिक अथॉरिटी ने किए भी नहीं थे, ना कोई ऐसा सबमिशन किया था। बहुत एलिगेशन लगाए गए ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और उसमें वो डिसमिस किया, पीआईएल में कन्वर्ट करने के लिए भी मना कर दिया। और उसके बाद हमने वापस उसको अभी रिवीजन पे डाला है और जिसका लास्ट वीक में हियरिंग होने वाला है। तो अभी अभी आप आए तब तक जो बात चल रही थी कि ये जो पीआईएल के बजाय दूसरी में पिटिशन करना और एप्लीकेंट तैयार नहीं हुए तो वहीं पे छोड़ देना चाहिए था कोर्ट में जाना, ये दोनों डिसीजन की वजह से बाद में जो जितने ऑर्डर्स आए 8 ऑर्डर्स आए वो इसकी वजह से आए। ये जो पंकज भाई ने एनालिसिस किया है उससे उन्होंने बताया पूरा कि ये इसके ऊपर आया है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं कि अब तक ये बात हुआ था। थैंक यू, वेरी सॉरी मैं लेट ज्वाइन हुआ, माफी मांगता नहीं हूँ नहीं सब। सर बिल्कुल नहीं सर बिल्कुल। मगर मेरा ये मानना है आरटीआई के संदर्भ में कि कोर्ट्स में जाना काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, इसलिए मैं ये बात रख रहा हूं। और मैं ये वापस जोड़ रहा हूं, हम इसमें नेटवर्क क्रिएट करके ये हर हफ्ते इसका डिस्कशन हो, कोई ना कोई अलग अलग वेबिनार्स पे अलग अलग राज्यों में हम पहुंच सकते हैं क्या, कोशिश कीजिए। मेरे पास कोई साधन नहीं है ना कोई तरीका है, मगर आई थिंक एनसीपीआरआई कुछ हद तक है और पंक्ति काफी एक्टिव है एनसीपीआरआई में। असम में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, उड़ीसा में, केरला में, हर राज्य में अगर वहां के एक्टिविस्ट इसकी चर्चा हर हफ्ते करना शुरू कर दे, मीडिया में इसका अटेंशन लाए, आर्टिकल लिखिए। मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ कुछ आर्टिकल वगैरह लिखने की जो छपेंगे, बट हम सब ये कोशिश करें, आर्टिकल लिखे, चर्चा करें, वेबिनार्स करें, इस मुद्दे को गर्म रखें, क्योंकि न सिर्फ ये गुजरात की बात है, ये अनचैलेंज रहा तो और भी कमिश्न ऐसा स्टेप्स लेना शुरू कर देंगे। तो इसको चैलेंज करना तो बहुत ही जरूरी है। कम से कम ये तो डर होना चाहिए लोगों को कि अगर हम इसको ऐसा निर्णय देंगे तो लोगों में बहुत चर्चा होगी, बहुत बदनामी होगी। कोर्ट्स में उनको हारना चाहिए, मगर उसमें अपने, जैसे पंक्ति जी ने कहा, वो बहुत पॉजिटिव नहीं है रिजल्ट। तो इतना ही मैं कहूंगा, इसका कोई कानून नहीं है, इसका कोई संविधान नहीं है, ये कंप्लीटली इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मगर इस बारे में अनफॉर्चुनेटली 1918 के बारे में पूरे देश में कोई आंसर नहीं मिल रहा है, इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हेलो सर, हेलो।